हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आपके लिए एक अगला नया टॉपिक लेके आए हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसके अंदर एक आयताकार लूप अपन रखते हैं और उसके अंदर यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लगता है, इसका व्यंजक अपने को आज ज्ञात करना है और उसकी फिजिक्स हमको समझना है कि कैसे ये इसके ऊपर बल कार्य करता है और इस कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कहाँ होता है। तो देखिए, जनरली मैं सामान्य तौर पे आपको बता दूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अब थोड़ा सा ऐसा समझ ले अपन कि जैसे मान लीजिए इधर n है और इस तरफ s है, तो n से s, तो अपन जानते हैं कि n से s की तरफ जो है चुंबकीय बल रेखाएं जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, सपोज कर ले थोड़ी सी देर के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो है, जहाँ पर हमको एक ऐसी कॉइल हम मान लीजिए ये आपकी कॉइल है, ऐसा अपन सपोज कर लें कि ये आपकी कॉइल है। तो इस लूप को, कॉइल की जगह हम बोले लूप, ये जो एक लूप है, इस लूप को आयताकार लूप है ये, है ना। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मान लें हम और इस लूप को इस प्रकार से इसमें रखें हम कि इसका जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो इस क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो। तो एरिया वेक्टर हम जानते हैं, हमेशा एरिया वेक्टर जो है उसके तल के लंबवत होता है ना। तो दो केस अपन, पहला वाला केस जो इसके अंदर ये देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे रहता है। मान लीजिए ये आपका तल है तो इस तल के लंबवत एरिया वेक्टर रहता है। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो हम इसको या तो ऐसे रख दें तो ये इसके 90 डिग्री हो जाएगा, या ऐसे भी अगर रख दें तो भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस लूप को या तो हम, जो आयताकार लूप है, इसको या तो हम ऐसे सपोज कर लें कि ऐसे है, या हम इसको ऐसे सपोज कर लें कि ऐसे है। दोनों कंडीशन में आपका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री बनाता है। यदि ऐसे रखते हैं तो भी चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तो ऐसे रखते हैं तो ये एरिया वेक्टर है आपका तो 90 बना रहा है। यदि ऐसे भी रखते हो तो भी ये 90 बना रहा है। तो हम सपोज कर लें कि हमने ऐसे रख रखा है, ठीक है। तो इधर से आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक लाइन्स इधर से जा रही है और हमने जो अपना आयताकार लूप है वो ऐसे रखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ इस चित्र में बता रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये चुंबकीय बल रेखा हमने शो कर रखी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है B इस तरफ, और ये आपका जो है एक आयताकार लूप लिया हुआ है। आयताकार लूप हमने ले रखा है, उसमें करंट फ्लो कर रखा है। इस आयताकार लूप में ये जो भुजा है PS और QR, इसकी जो लेंथ है या चौड़ाई जिसको बोलते हैं हम, वो B है। PQ और SR, ये जो है इसकी जो लेंथ है वो L है। ये हमने मान लिया है यहाँ पे कि माना PQ और RS जो है वो L है और PS और QR है वो B है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई हमने मान ली है कि इस लूप की लंबाई और चौड़ाई हमने मान ली है। अब इसके अंदर अगर करंट फ्लो किया जाता है तो हमने मान लिया कि करंट फ्लो हम कर रहे हैं, तो ये करंट ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है और इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लूप रखा हुआ है, उसके अंदर हमने करंट फ्लो किया है। इस करंट फ्लो होने की वजह से इसके ऊपर जो है बल कार्य करता है। जैसा कि हमने देखा था लॉरेंज बल के अंदर कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी तार को रख दें, धारावाही चालक तार को रख दें, तो उसके ऊपर एक फोर्स कार्य करता है BIL sin थीटा, जिसको हमने बोला था और वो निकाला था। वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर है बहुत। और ये बल जो, देखो मैं भी आपको वैसे ओरली समझा देता हूँ पूरा लूप, फिर अपन इसमें देख लेते हैं कि मान लीजिए हमने देखा कि हमने इसको ऐसे रखा है, इस टाइप से रखा है, इस टाइप से रखा है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो ये वाली जो आर्म है, ये आर्म चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगी, ये वाली आर्म भी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर होगी, ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर और ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। दो भुजाएं तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है और दो भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, ये लंबवत है ना। तो कहीं ना कहीं ये और ये जो हमने देखा था उसमें लॉरेंज बल में कि यदि थीटा 0 होता है या थीटा 180 होता है तो वहाँ पर उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर यदि हम तार को रखते हैं तो वहाँ पर जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स 0 वर्क करता है। तो
तो यहाँ यूँ कहें कि इसको इस तरीके से समझ लें कि ये आर्म पर भी बी और थीटा के बीच में जो एंगल है वो 0 रहेगा या 180 रहेगा। इस पे भी देखें तो 0 या 180 रह सकता है। दोनों कंडीशन में इन दोनों आर्म के ऊपर जो फोर्स है वो फोर्स कार्य नहीं करेगा। फोर्स कार्य कहाँ करेगा? इस भुजा के ऊपर और इस भुजा के ऊपर। कैसे कार्य करेगा मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस भुजा पर और इस भुजा पर, दोनों भुजा पर फोर्स कार्य करेगा। तो ये फोर्स जो है एक बाहर की तरफ कार्य करेगा और एक अंदर की तरफ कार्य करेगा। तो ये इसको रोटेट करने के लिए करेगा, इसको घुमाएगा ऐसे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आगे जाके और मोटर के अंदर किया गया। जितनी भी मोटर्स आगे बनी हैं उन मोटर्स के अंदर यही होता है कि आपका कहीं न कहीं बल आघूर्ण उसके ऊपर कार्य करता है और उसको रोटर को इसे घुमाता है। तो बहुत इंटरेस्टेड है, यहीं से आपको आगे जो मोटर वगैरह हम पढ़ेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं कि ये जो हमने एक आयताकार लूप लिया है, आयताकार लूप लिया है PQRS, इसकी लंबाई चौड़ाई हमने डिफाइन कर दी है कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया है। अब हमने कहा है कि PS और QR ये क्षेत्र के समानांतर है। दोनों क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और ये भी इधर है। इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा करके इसको बना रखा है। एक्चुअली ये सिर्फ शो करने के लिए आप यही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि इस प्रकार से है ये पूरा। तो ये वाला आपका जो है ये PS है और ये वाला ये आपका QR है, ठीक है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि जो PS और QR दोनों समानांतर है, लेकिन जब हम लॉरेंज बल की बात करते हैं तो लॉरेंज बल में हम क्या बोलते हैं? F = BIL sin थीटा। थीटा क्या चीज़ होती है वहाँ पर? थीटा होता है एंगल बिटवीन फील्ड एंड करंट, धारा और क्षेत्र के बीच का कोण। तो यहाँ पर देखिए आप, धारा इस तरफ आ रही है, क्षेत्र इस तरफ है, तो 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री है। तो BIL sin थीटा = 180 डिग्री। इसके ऊपर F1 जो फोर्स कार्य कर रहा है वो F1 फोर्स कितना कार्य करेगा? BIL sin 180। थीटा की जगह कितना आ रहा है? 180। sin 180 का मान भी 0 होता है, इसलिए F1 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर इस भुजा के ऊपर जो बल कार्य कर रहा है वो कितना है? 0। फिर बात करते हैं अपन नीचे वाले पर, इस पर। तो ये F2 है और इसमें जो है ये आपका करंट भी इधर फ्लो हो रहा है और क्षेत्र भी इधर ही है। तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री हुआ, थीटा 0 हुआ। तो F2 = BIL sin 0। sin 0 भी 0 होता है, तो F2 = कितना हो गया आपका? 0। तो यहाँ अपन ऐसे भी इस तरीके से बहुत सारी बुक्स में डायरेक्ट दिया हुआ रहता है कि चूंकि PS और QR क्षेत्र के समानांतर है, अतः इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कार्य करेगा। नेट फोर्स 0 कार्य करेगा वर्ड यूज करते हैं। क्यों वर्ड यूज करते हैं? उसका भी रीजन है कि जो इसका अगर फोर्स तो कार्य करेगा, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों का एक दूसरे के अपोजिट रहता है। अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन रहने की वजह से एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो नेट फोर्स है जो PS और QR पर होता है वो 0 होता है। और मैथमेटिकली यदि हम निकालें तो इस प्रकार से भी F1 = 0 और F2 = 0 हमको प्राप्त होता है। तो देखिए F1 और F2 की वैल्यू दोनों 0 आ गई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं और एक ही डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन के अंदर है और अपोजिट है ना। मतलब कि एक फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है इधर ही, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो एक इधर की तरफ लग रहा है, एक इधर की तरफ लग रहा है, तो कोई इंपैक्ट नहीं देगा, दोनों बराबर हैं। तो इसलिए क्या कर देते हैं, इनका नेट फोर्स जो होता है वो कितना हो जाता है? 0 है। तो F1 F2 की बात तो हमने कर ली। अब हम बात करते हैं PQ और SR पर। अब PQ की बात हम करें तो PQ मतलब इस पर लगने वाला फोर्स हमने F3 बताया कि F3 जो है धारावाही PQ पर लगने वाला बल F3। अब F3 के लिए भी वही करेंगे, BIL और साइन। अब देखिए यहाँ साइन कितना है? ये आपका PQ है, ये PQ है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के इस टाइप से परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में? 90 डिग्री है ना। तो PQ की जब हम बात कर रहे हैं तो थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा BIL sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री आ गया, साइन 91 होता है। इसका मतलब F3 कितना आ गया आपका? BIL। ये आपका F3 आ गया। इसी प्रकार से धारावाही भुजा RS पर लगने वाला फोर्स ये RS है, तो RS भी यही वाला है, इधर वाला RS है। तो ये भी वास्तव में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर और ये इसकी भुजा है ना। तो यहाँ पे भी करंट ऐसे बह रहा है, चाहे ऊपर की तरफ जाए नीचे की तरफ जाए, लेकिन है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है, तो थीटा यहाँ पे भी कितना है? 90 डिग्री। तो F4 में भी क्या आ जाएगा आपका? BIL sin 90 डिग्री। तो इसका मतलब F4 भी कितना आ गया? BIL।
तो F3 और F4 दोनों आपका नेट जीरो नहीं आ रहा है, BIL आ रहा है ना, कुछ वैल्यू जरूर आ रही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल तो ये भी है, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक अपोजिट तो है दोनों के, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, मतलब एक पॉइंट के ऊपर दोनों फोर्स नहीं कर रहे हैं, एक फोर्स कार्य कर रहा है यहाँ पर, एक फोर्स कार्य कर रहा है इस सिरे पर, तो इस वजह से ये एक ही जगह कार्य नहीं कर रहे हैं, एक अगर इस तरफ कर रहा है एक इस तरफ करेगा तो इसको रोटेट करने का। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा ये समझना चाहिए, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि इसके ऊपर और इसके ऊपर जो फोर्स कार्य कर रहे थे ऊपर और नीचे की तरफ, तो वो तो दोनों सेम एक ही इसके ऊपर क्रिया रेखा के ऊपर थे और अपोजिट थे, इसलिए उसके प्रभाव को जीरो करते थे। अब यहाँ पर तो मान लीजिए एक फोर्स इधर कार्य कर रहा है, दूसरा बाहर की तरफ कार्य कर रहा है, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसलिए यहाँ नेट जीरो नहीं होगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर जो आपका PQ के ऊपर जो बल लगेगा उस बल का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि वो कैसे रोटेट कर रहा है, कैसे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है या बाहर की तरफ लग रहा है। तो इसको देखने के लिए हम फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल बेस्ट रहता है, लेफ्ट हैंड रूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है आपका, ये तीनों को लेफ्ट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड को फ्लेमिंग ने कहा था कि इस प्रकार से तीनों फैलाओ, तीनों फैलाने के बाद में देखो कि ये जो है फील्ड को दर्शाता है, ये फोर्स को दर्शाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है और ये करंट को दर्शाता है ना। ये F, ठीक है, ये B और ये I, FBI है ना, अमेरिका की कोई एजेंसी FBI, इस टाइप से भी अपन याद रख सकते हैं। या दूसरा और भी याद रखने का तरीका है, जैसे FM रेडियो हम सुनते ही हैं, है ना, FM जो रेडियो रहता है अपना, तो FM रेडियो सुनते हैं तो ये आपका फोर्स और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो बाकी तीसरा बचा हुआ आपका करंट हो जाएगा। तो ये फ्लेमिंग के से की डायरेक्शन से अपन देखें तो FM रेडियो भी अपन याद रख सकते हैं। तो ये फोर्स, ये M मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इसको B जिसको हम बोल रहे हैं, और ये I क्या हो गया आपका करंट। इन तीनों को परपेंडिकुलर हम करके देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात करते हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, देखिए इससे फिर हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, फील्ड आपका इस तरफ है, फील्ड इस तरफ है, तो फील्ड को कौन बता रहा है, ये वाली तर्जनी फील्ड को बता रही है, तर्जनी फील्ड को बता रही है। करंट किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो करंट इसको ये बता रहा है, मध्यमा करंट को। तो फील्ड इधर है इस तरफ, करंट आपका इस तरफ है, नीचे की तरफ जा रहा है करंट, इस पे देखिए फील्ड इधर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ, इस तरफ, है ना। तो ये बाहर की तरफ लग रहा है फोर्स, मतलब इस तरफ लग रहा है, मतलब ये जो बात कर रहे हैं तो फोर्स इसके कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस आर्म के ऊपर, इस भुजा के ऊपर, PQ के ऊपर। अब यदि आप SR की बात करो, SR की बात करोगे तो आपका ये तो आपका फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। लेकिन करंट कहाँ जा रहा है, अब करंट देखो यहाँ से कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो अब फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो अंगूठा किधर बता रहा है, अंदर की तरफ, तो यहाँ पर जो है फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो ये जो है आपका ये वाली भुजा जो है, इसमें आपका फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो इसमें तो अंदर की तरफ लगेगा, इसमें बाहर की तरफ लगेगा, तो इसमें अंदर की तरफ लगेगा, तो ये अंदर की तरफ खींचेगा, ये बाहर की तरफ खींचेगा, तो इस प्रकार से ये रोटेट होगा, है ना। तो ये जो है दोनों मिलके और बल आघूर्ण का निर्माण करेंगे। एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा, तो जो इसका रोटेशन है एक्स है, एक्सिस है, बीच में जो घूर्णन अक्ष है, उस घूर्णन अक्ष के प्रति इसको ये घुमाने की कोशिश करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी। यही कॉन्सेप्ट जो है मोटर के अंदर यूज में आया जाता है, मोटर जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आप देखो कि दो भुजा के ऊपर हमने देखा P और S, PS के ऊपर और QR के ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया था, जबकि PQ और SR के ऊपर हमने देखा कि दोनों की जगह फोर्स मिले हैं और फोर्स दोनों इस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं कि वो उसको घुमा रहे हैं, उस लूप को घुमा रहे हैं, उस बल, दोनों फोर्स जो है मिलके उसको रोटेट कर रहे हैं, मतलब बल आघूर्ण यहाँ उत्पन्न हो रहा है। तो उस बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी होगी ये हम देखते हैं। तो बल आघूर्ण का फार्मूला जो होता है वो बल आघूर्ण होता है बल गुणित बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। तो देखिए एक बल तो F3 है जो बाहर की तरफ लग रहा है ना, ये बाहर की तरफ लग रहा है, और दूसरा F4 है जो अंदर की तरफ लग रहा है। तो ये इनकी दोनों की क्रिया रेखा है, ये इसकी क्रिया रेखा हुई, ये किसकी क्रिया, और ये बीच में क्या है, घूर्णन अक्ष है। तो ये घूर्णन अक्ष से ये पूरी दूरी कितनी है, B है, तो ये कितनी हुई, B/2, और ये भी कितनी हुई, B/2,
है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है b/2, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है b/2। तो हम जब बात करें बल आघूर्ण की टाउ की, तो पहले की वजह से जो है इस बल की वजह से जो लग रहा है उसको हम τ1 बोलते हैं, दूसरे वजह से लग रहा है उसको हम τ2 बोल सकते हैं, τ1 प्लस τ2 बोल सकते हैं। तो τ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो τ1 मतलब F3 इंटू बल हो गया, और बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की दूरी, ये कितनी दूरी है b/2, तो ये हो गया आपका b/2 प्लस दूसरे वाले की बात करें तो F4, और इसमें भी कितना आ गया b/2। अब F3 और F4 की वैल्यू हम रख दें ऊपर से, तो F3 की वैल्यू कितनी है BIL, देखो यहाँ पे देखना आप BIL इंटू b/2 प्लस BIL इंटू b/2। अगर इनको दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो टाउ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ले लें, 2 टाइम्स BIL इंटू b/2। तो ये 2 से 2 तो कट गया आपका, तो क्या बचा आपका, देखिए आप BIL क्रॉस B। अब ये L क्रॉस B क्या है, देखिए L लंबाई है, B चौड़ाई है, मतलब ये आयताकार लूप का क्षेत्रफल हो गया। तो टाउ इज इक्वल टू कितना निकला यहाँ पे फाइनली आपका BIA, ये आपका टाउ निकला यहाँ पर, ठीक है। तो ये टाउ किसका निकला, आयताकार लूप का। लेकिन ये कंडीशन ध्यान रहना चाहिए आपको कि किस कंडीशन में इस लूप का ये टाउ निकला है, जब हमने ये कहा था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में इसका जो एरिया वेक्टर है वो इस टाइप से है, मतलब थीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब ये घूम नहीं रहा है, ये इस स्थिति में था, हैं, या यूं कहें कि ये इस स्थिति में था जब B और जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और B के बीच का जो कोण है वो कितना है π/2 है, उस स्थिति में था। अब यदि जो लूप है इस लूप को ऐसे नहीं रखते हुए थोड़ा सा घुमा दे, या ऐसे घुमा दे, थोड़ा सा इस टाइप से घुमा दे, ऐसे ये घूम रहा है ऐसे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाए हम, जैसे हमने घुमाया ना, इसको अंदर बाहर किया, ये इस पोजीशन में आया, इस पोजीशन में आया, तो B भी इधर ही है और ये थीटा ये ऐसा एरिया वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो गया। तो यदि लूप को अपन चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश नहीं रखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि जो है लूप और चुंबकीय क्षेत्र, या यूं कहें कि जो लूप का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में यदि थीटा कोण बनता है, तो इस स्थिति में चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं हम। और वो चुंबकीय आघूर्ण जो है डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि वो चुंबकीय आघूर्ण आपका निकलेगा टाउ इज इक्वल टू, ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा BIA, इसके साथ में साइन थीटा और जुड़ जाएगा, BIA साइन थीटा। ये किस कंडीशन में है, जब लूप को चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा डिग्री से घुमाया गया है, जब हम घुमा रहे हैं उसको तो ये थीटा डिग्री से जब घूम जाता है तो उस समय आपका टाउ कितना हो जाएगा BIA साइन थीटा हो जाएगा। यदि लूप में जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल N हो, ऐसा हम मान लें कि ये एक तार नहीं है, ये इसमें कैपिटल N जो है वो फेरों की संख्या है, तो क्या होगा, कैपिटल N का इसके अंदर गुणा हो जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू कैपिटल N BIA साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा कि यदि लूप के अंदर फेरों की संख्या कैपिटल N है तो उसके लिए आपका डेरिवेशन टाउ इज इक्वल टू NIBA साइन थीटा हो जाएगा। अब हम चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा जो हमने देखी है उधर, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा जो होती है उससे अपन जानते हैं कि जो M है, कैपिटल M जिसको हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, है ना M, वो उसका जो मान होता है वो I इंटू A के बराबर होता है, धारा और एरिया इन दोनों का गुणा है, इसके बराबर होता है। तो I इंटू A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, M भी लिख सकते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू ये भी आ सकता है आपका NB, और I इंटू A की जगह आ जाएगा आपका M, कैपिटल M और साइन थीटा। तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग इसके रूप हैं जो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो इसकी कंडीशंस आती जाती है। तो इसको अपन MB साइन थीटा भी कह सकते हैं, या फिर बाद में जाके और M क्रॉस B भी हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली आपका जो है सबसे पहले स्टार्टिंग हमने करी थी वो यही करी थी कि जो आपका लूप है वो लूप चुंबकीय क्षेत्र के साथ में
जो है इस प्रकार से रखा गया है कि उसका एरिया वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा हुआ है। और उस कंडीशन में हमने निकाला तो आपका जो फाइनल निकला था वो निकला था टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन बी आई ए, टाउ इज इक्वल टू बी आई ए। फिर हमने कहा था कि यार इसको जो एरिया वेक्टर है इसको चुंबकीय क्षेत्र के साथ में किसी कोण पर रखा जाए, किसी कोण पर रखा जाए मतलब थीटा डिग्री पर यदि हम रखते हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में आपका टाउ इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा निकलता है। और फिर इसमें यदि फेरो की संख्या n कर दें तो n बी आई ए साइन थीटा। इस प्रकार से ये जो डेरिवेशन है इसका यूज़ हम आगे करेंगे। आज का जो ये टॉपिक था ये आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।